हेलो मेरे राइजिंग स्टार, बनना है आपको शाइनिंग स्टार। सर आप ये बात सब दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद दिलाना जरूरी है ना, क्योंकि आपको उभरते सितारे से चमकते सितारे बनने हैं। और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों के सहयोग से लगातार YouTube चैनल सब्सक्राइब हो रहे हैं, लगातार उस पर लाइक कमेंट आ रहे हैं और ये मेरे हौसला को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। जिस समय मैं वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था ना, मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों का इतना प्यार स्नेह मुझे मिलेगा, लेकिन सच में आपका ये सपोर्ट ना मुझे एक नया ऊर्जा और अपने अंदर पावर को बढ़ा दिया है और बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ा करके ऑनलाइन YouTube और RCCA कॉमर्स ऐप के माध्यम से। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि और क्योंकि जितने मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि YouTube पे जितना जल्द से जल्द हो सके 1000 सब्सक्राइबर पार करवाइए ताकि मैं YouTube पे लाइव आऊं। और आपको मैं बता दूं RCCA कॉमर्स ऐप जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, उसे भी आप डाउनलोड कर ले, रजिस्टर्ड हो जाए वहां, क्योंकि वहां हर चीज का PDF होगा, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रॉपर होंगे, हर चीज में एक एक टॉपिक के ऊपर बेहतरीन तरीके से वीडियो बना होगा। इसीलिए उसे भी डाउनलोड करना ना भूले और अपने दोस्तों को बताना भी ना भूले। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ना, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12th का एक चैप्टर है, उसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे, उसके थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे। आपको पता है ना, ज्यादातर बच्चे जो है ना थ्योरी में ही कठिनाई फील करते हैं, उनको ज्यादा समझ में नहीं आती। और आपको ये भी पता है कि थ्योरी पढ़ने में बच्चे का इंटरेस्ट कम देखा जाता है, और इसीलिए मैं अपना पहला प्रयास थ्योरी पढ़ा करके साबित करना चाहता हूं आपके बीच में कि आप थ्योरी में भी इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ऐसे आप सब जानते हैं एग्जाम में बेहतर नंबर के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल बनाने से नहीं हो सकता ना, उसमें थ्योरी का भी सपोर्ट होता है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि थ्योरी को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ऐसे प्रैक्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप देख लेना, आप शायद वैसा कल्पना भी नहीं किए होंगे जितना मैं आपको आसान बना के पढ़ा दूंगा प्रैक्टिकल को भी। लेकिन पहले आपका पूरा सपोर्ट सहयोग मिला है, मिलता रहे। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे ना, वो इंट्रोडक्शन है NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सर कैसे आप इस चीज को हम लोग को बेहतर समझा पाएंगे? ये मेरा काम है। बस मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जब भी आप क्लास करने के लिए बैठे ना, तो एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए। मैं अपने सहयोगी जब मैं अपने स्टूडियो में आता हूं ना वीडियो शूट करने के लिए, उससे पहले जो है ना ये बोर्ड पे लिखा होता है। बहुत सपोर्ट करते हैं RCCA के टीम मेंबर्स हैं, तो इसमें जो बातें लिखी होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बहुत ऐसे बात बोलूंगा ना जो हो सकता है आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे आपको, इसीलिए उसको नोट करना होगा आपको। इसीलिए आप नोटबुक और पेन ले करके ही बैठे हमेशा, और रेडी होके जैसे क्लासेस में होते हैं ना वैसे रहना होगा आपको, तभी तो आप बेहतर सीखिएगा। समझ रहे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस बातों को सही साबित करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आप हर वो बात फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हल्का सा हम लोग 11th की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा
क्योंकि थोड़ा लिंक कर दूंगा ना तो थ्योरी भी अच्छा लगता है। आप जब 11th में पढ़े होंगे ना तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट चैप्टर था, आप जानते हैं ना कि उसमें हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे और बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते थे, बैलेंस शीट बनता था। तो हमारे जो देश है ना इसमें बिजनेस के दो रूप हैं। एक ऐसा बिजनेस जो लोग इंटेंशन से करते हैं कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, और एक ऐसा बिजनेस जो लोगों का जो इंटेंशन होता है ना, इच्छा जो होती है ना, वो सोशल वेलफेयर की होती है, सेवा भाव की, समाज को सेवा करने की। तो दोनों का जो कंसर्निंग है ना वो बनाने को लेकर के बहुत हद तक प्रैक्टिकल में भी बहुत कुछ सिमिलर दिखता है। सिमिलर मैं बोला हूं, सेम नहीं है, लेकिन दोनों का अगर सबसे बड़ा अंतर है, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसका उद्देश्य होता है ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है ना उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट न कमा के सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, समाज के हित के लिए काम करना, लोगों के कल्याण के लिए काम करना। तो ये जो एनपीओ है ना ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करने के केस में अकाउंटिंग किस प्रकार से करना होगा ये हमें सिखाता है। सर सोशल वेलफेयर करने के लिए अकाउंट क्यों लिखेंगे, वो तो सेवा भाव से हो रहा है ना, आप ही बताओ। सोशल वेलफेयर अकेले नहीं हो सकता, अगर बहुत बड़े स्तर पर टीम होते हैं जिसमें क्या होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं पोस्ट होते हैं, और उसमें भी क्या होते हैं सारे जो लोग होते हैं सब लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, जहां से पैसे आते हैं फिर पैसे खर्च करते हैं। तो अगर सही से इसका हिसाब किताब न हो ना तो फिर इसमें फ्रॉड होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। और इसीलिए जब आप एनपीओ की बात करते हैं ना तो मैं आपको बता दूं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जरूरी है इसका अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि इसमें समाज के जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, जो अमीर लोग सब जो होते हैं ना, वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि मेरे पैसे भी लोगों को सेवा में लगाइए, तो उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा ना कि हाँ आपका पैसा का सही यूज हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च किया, सब डिटेल होना चाहिए। क्योंकि जो लोग पैसे दे रहे हैं कि पब्लिक को, गरीबों को मदद कीजिए, समाज के हित के लिए काम कीजिए, वो लोग हिसाब भी तो खोजे कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, कहाँ यूज हो रहा है पैसा। इसीलिए एनपीओ बिजनेस को ना बहुत प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करने होते हैं, समझ रहे ना, यानी नहीं प्रॉफिट कमाना उद्देश्य है तब भी अकाउंटिंग इसको अच्छे से इसके अकाउंटिंग करने होते हैं। क्योंकि जो भी लोग इसके सदस्य होते हैं, जो भी लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देते हैं समाज डेवलपमेंट के लिए, समाज के बेहतरी के लिए, वो सब तो जानना भी चाहेंगे ना कि पैसा का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ किया गया है, और उनका रिपोर्ट भी बनेगा कि पैसा जो आया संगठन के पास वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जितनी चर्चा अभी मैं आपसे किया नहीं, ओरल था, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि थ्योरी के बिना अच्छे नंबर की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और आपको मैं बता दूं अगर एक सब्जेक्ट में अच्छे से थ्योरी लिखने आ जाए ना तो आपको हर सब्जेक्ट में उस तरीके से लिखने में आसानी होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एग्जाम में आप हमेशा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखें, ताकि जो एग्जामिनर देखे ना उनके हाथ जो है ना कपने लगे नंबर काटने में, कितना बेहतर लिख दिया। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इतना प्रैक्टिस करें, समझ के प्रैक्टिस करें कि बेहतर तरीके से एग्जाम में आप थ्योरी भी लिख सके। प्रैक्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो प्रैक्टिकल तो मैं बहुत आसान बना दूंगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा।
लेकिन जो ज्यादातर स्टूडेंट का वीकनेस जोन होता है ना, वो थ्योरी होता है। और इसीलिए मैं सोचा हूं कि पहले मैं अपने राइजिंग स्टार सबका थ्योरी बेहतर करने का कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये बेहतर वो कर लिए ना, तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल तो मैं बहुत बेहतर करवा ही दूंगा। एक एक चीज आपसे बनेंगे, वो भी विद कंसेप्ट। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। ऊपर जो लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग आप जानते हैं ना, परिभाषा किसे कहते हैं, इसीलिए इसको भी जानना जरूरी है कि किसे कहते हैं और कैसे लिखना चाहिए मुझे। यहां देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। यही तो मैं बता रहा था ना आपको कि इसका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। ये अपने समाज, अपने सदस्य के सेवा के भाव से काम करता है। इट इज अ सेटअप विथ अ पर्पज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल्स और पब्लिक सर्विस। आप समझ रहे हैं कुछ? इसका जो स्थापना होता है ना, ये जो इस्टेब्लिश होता है ना एनपीओ, उसका जो उद्देश्य होता है, क्या क्या करना, किस किस एरिया में एक एनपीओ काम करता है, तो उसका नाम सब लिखा हुआ है। और ईटीसी बोलो, इतने ही नहीं, बहुत सारे और हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए पर्पस क्या है इसको एस्टैब्लिश करने का, इसको बनाने का पर्पस क्या है इस बिजनेस का। तो पहला कि ये जो काम करता है कल्चरल, आपसे संस्कृति होता है ना, अपना अपना संस्कृति होता है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करती है कि अपने अपने संस्कृति को बचाए रखो, इस तरह का संगठन बनाओ कि अपने संस्कृति जिंदा रह सके। इसके भी डेवलपमेंट में कल्चरल प्रोग्राम होता, आप बहुत बार देखे होंगे। तो कल्चर जो होता है, इसको भी प्रमोट करने का काम करता है इस तरह का संगठन। इसके बाद एजुकेशन, आपको पता है मैक्सिमम जो स्कूल होते हैं ना, या कोई भी एजुकेशन एरिया से जुड़ा हुआ, वो सोशल वेलफेयर के रूप में ही दिखाई देता। आपको मैं बता दूं, आप अभी 12th के स्टूडेंट हैं, हो सकता है इसमें से बहुत स्टूडेंट ये सोचे होंगे कि फ्यूचर में मुझे सीए करना है। तो सीए जहां से आप करेंगे ना, उस इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और वो भी एक एनपीओ है। उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, उसके पास ना खरबों रुपया होता है, करोड़ों रुपया होता है, और स्टूडेंट से पैसे लिए भी जाते हैं। और वो पैसे जब बहुत होते हैं ना, तो नए नए जगह पे सेटअप ब्रांच खोलते हैं ताकि उस एरिया में डेवलपमेंट हो। आपको पता ना, मुजफ्फरपुर में भी अब सीए का सेंटर आ गया है। तो इंटेंशन सोशल वेलफेयर है। तो सोशल वेलफेयर का काम करने का मतलब ये नहीं होता कि इसमें पैसे लेन देन नहीं होंगे। पैसे का लेन देन होता है, पैसे आएगा पैसे जाएगा, बस एक ही चीज याद रखना है आपको, इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट कमाना। बाकी आपको जितने पैसे आ रहे हैं आने दीजिए, और जितना खर्च हो रहा है होने दीजिए। यानी इसमें पैसे आने के लिए रोक नहीं है। बस आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। बस आप उद्देश्य के रूप में ये नहीं दिखा सकते कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। तो जितने भी स्कूल कॉलेजेस सब चल रहे हैं ना, जो यूनिवर्सिटी होते हैं ना, जिस स्कूल में आप पढ़ते होंगे ना, वो सब एनपीओ ही है। तो एनपीओ का तो एग्जाम्पल का कमी नहीं है। जो भी संगठन ऐसा दिखे ना जिसको गवर्नमेंट लीड करती है ना, वो तो प्योर एनपीओ है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, एजुकेशनल के क्षेत्र में हो सकता है, रिलीजियस, आप देखो ना वहां लिखा हुआ है, देखो। अभी मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप लिख भी लेना, ये सब चीज नोट बना लीजिएगा अच्छे से। और मैं जितना बता रहा हूं उससे अगर आप और ज्यादा बेहतर नोट बने आपसे तो बनाना, स्टडी करना अपने किताब से भी। और जहां वर्ड का प्रॉब्लम हो ना, बस एक बार मैसेज या कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए। जहां प्रॉब्लम होगी ना, जिस वर्ड में, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% क्लियर कर दूंगा, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मैं कल्चर, एजुकेशन, रिलीजियस, धार्मिक, देखते हैं ना कितने अपने यहाँ फेस्टिवल होते हैं, वो सब जो है ना एनपीओ है, चंदा ले लेके होते हैं ना। हर रिलीजियस में होता है, मंदिर है, मस्जिद है ना, गिरजाघर है, चर्च, हर चीज होता है। ये सब भी एनपीओ में आता है और लोग इसके डेवलपमेंट के लिए लाखों लाखों रुपया देते हैं कि चलो एक बिल्डिंग बनाओ, मेरे तरफ से इतना चंदा, मेरे तरफ से इतना सब्सक्रिप्शन। आपको पता है ना, तो ये सब क्या है, ये सब क्या वो बिल्डिंग जो बन रहा है या मंदिर मस्जिद, ये सब प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं है। इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, शांति बनाए रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो इसमें लेकिन पैसे कितने आते होंगे आप समझ सकते हैं। आपको पता है इतने बड़े बड़े मंदिर सब है ना, जहां करोड़ों नहीं खरबों रुपया होगा, इतने पैसे हैं, लेकिन तब भी वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जो ये कोरोना वायरस का दौर है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे संगठन है जो एनपीओ है ना, वो लोगों, गरीब लोगों को खाना खिलाने का काम कर रही है। जगह जगह पे लोगों ने अपने अपने संगठन के तरफ से कोशिश किया है कि जो गरीब लोग हैं उनको खाना मिले, खाने का दिक्कत ना हो, भूखमरी से ना मरे। और इसमें कई सारे मंदिर सबका भी नाम आया है, बहुत सारे, हर एरिया में आप जानते हैं जितने भी लोग हैं, हर तरह के धर्म में ऐसा कहा गया है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जो पैसा सब आया हुआ है ना, इससे गरीब को मदद किया जाएगा, तो हो गया ना सोशल वेलफेयर, हो गया ना समाज के कल्याण के लिए काम। यही तो मैं बता रहा हूं कि एनपीओ का उद्देश्य क्या है, सोशल वेलफेयर, समाज के लिए काम करना, समाज के हित के लिए काम करना। उद्देश्य प्रॉफिट नहीं कमाना है, बाकी पैसे लेने देने की काम होती है। और लोग इसको डोनेशन के रूप में पैसे बहुत बहुत दान देते हैं, चंदा देते हैं। इसके मेंबर बनने में मेंबरशिप फी लगता है, बहुत चीज होता है। सर इसके फायदे क्या है? इसमें जो जॉब करते हैं ना, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, समझ रहे हैं ना, सैलरी मिलता है ना। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो एनपीओ में, लेकिन सैलरी तो मिलता है। तो बहुत, इस संगठन से भी बहुत सारे लोगों का परिवार चलता है। मैं आपको बता दूं, रिलीजियस, प्रोफेशनल कोई पढ़ा, आप सीए करोगे तो क्या प्रोफेशनल है ना बनोगे? क्या बनोगे? प्रोफेशनल। सीएस करोगे तब भी प्रोफेशनल बनोगे, सीएमए करोगे तब भी प्रोफेशनल बनोगे। तो ये प्रोफेशनल जो होते हैं ना, उसको भी डेवलप करती है। आप सीए जहां से करोगे, आईसीआई, वो तो एनपीओ है ना, तो ये प्रोफेशन को डेवलप कर रही है, सबको सीए बनने का मौका दे रही है। बहुत बढ़िया से आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो बस 3 से 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। मेरे एक स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और आपको मैं बता दूं इसी बार उनका जॉब लगा है, 20 लाख रुपया पर एनम। समझ रहे हैं? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरे भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत सक्सेस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत सक्सेस के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो पब्लिक सर्विस तो आप समझ रहे हैं कि पब्लिक के लिए सर्विस, सब तो आप जो भी गरीब उरीब के लिए काम करेंगे, जो भी लोग, ये सब तो पब्लिक की सर्विस है ना। तो मैं आपको एनपीओ का परिभाषा बता दिया, मैं एक बार इसको और रीड कर देता हूं ताकि जो स्टूडेंट शायद देखने में या किसी वर्ड में दिक्कत हो, लिख भी सकते हैं, आप लिख लो, अच्छे से लिख लेना। ये सब लिखना है आपको और समझना है। अगर कोई वर्ड में प्रॉब्लम रह जाए ना, तो आप फिर मुझे मैसेज करना, फोन करना, मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। अगर आप मुझे साथ देते रहे ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। और मैं फिर से, ये थ्योरी है, अगर आप थ्योरी थोड़ा भी समझने लगे ना, तो प्रैक्टिकल में तो आप दीवाने हो जाएंगे क्लासेस के। फीचर्स इसके पहले एक बार डिफाइन कर देता हूं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव
is not to earn what? Profit, but to serve the society and its member. उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेंबर और सोसाइटी के सेवा के लिए काम करती है। इट इज अ सेटअप, ये स्थापित होती है विद अ पर्पस टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस। अभी सब चीज मैं समझाया आपको, ये इसके लिए स्थापित होती है और इस तरह से वर्क करती है। अब आपके दिमाग में कुछ है, सर क्या हर चीज का तो कुछ विशेषता होता होगा? यस, यू आर राइट, आप सही सोच रहे हैं। बिना विशेषता का कुछ भी ना, कोई भी चीज बोलो, कुछ भी, घर में भी पूछे ना, चेयर है ना, उसका भी तो विशेषता है, बैठने में यूज होता है। हर चीज का विशेषता है, तो इसके भी तो विशेषता है ना। तो इसके विशेषता के बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं ना, हम लोग सीख जाएंगे विशेषता इसके। और इसके विशेषता ना एग्जाम में आते रहता है जी, कभी 3 नंबर में भी आ जाता है और कभी कभी जो है ना इसका मीनिंग और इसका जो फीचर्स है ना वो मिला के 5 नंबर में आता है। और कभी कभी ना इससे MCQ ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। सर ऑब्जेक्टिव कैसा होगा सर? ऑब्जेक्टिव 4 नाम दे देगा आपको और कहेगा बताओ इसमें से कौन NPO है। जैसे सर, जैसे मैं बता देता हूं, नाम दे देगा रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, बाटा लिमिटेड, एक नाम रहेगा ICAI। इसमें से कौन NPO है? रिलायंस, टाटा, बाटा, ये सब कंपनी है, इस सब का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ICAI का उद्देश्य क्या है? प्रोफेशनल बनाना, प्रोफेशनल बनाना। ICAI आंसर होगा, आपको 1 नंबर आ जाएगा। और ऐसा एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव में अगर आ गया ना तो 5 नंबर के भी आ सकते हैं। इसीलिए समझिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो बातों को क्लैरिटी से समझना होगा, ताकि आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम में, और वो भी अपने बेहतर अनुभव के साथ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। फीचर्स सबका होता है, आपका मेरा सबका फीचर्स, तो इसके भी तो फीचर्स होंगे ना। जो प्रॉफिट नहीं कमाती उस तरह का जो बिजनेस है उसका क्या फीचर्स है? तो पहला इंटिटी समझते हैं, खुद का एग्जिस्टेंस, मतलब खुद की पहचान होती है। ये मेंबर से अलग होते हैं। जैसे मैं और आप 2 लोग हैं ना, तो आपको पता है एक नियम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसके हिसाब से क्या है, बिजनेस और मेंबर या ओनर सेपरेट होते हैं, किसकी खुद की एंटिटी होती है। ये खुद के नाम से जाना जाता है। जैसे आप अपने नाम से जाने जाते हैं ना, आपका कोई नाम होगा ना तो आप अपने नाम से, इसका भी तो नाम है, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ICAI, और भी बहुत सारे संगठन, ICSI, समझ रहे हैं ना। तो मैं आपको ये बता, इंटिटी का मतलब क्या? जो खुद की एग्जिस्टेंस रखता हो, जो खुद के नाम से जाना जाता हो। तो ये एक मनुष्य की तरह है। आप जानते हैं ना, मनुष्य 2 तरह के होते हैं अकाउंट के भाषा में। एक नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने बनाया, और एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको इंसान ने बनाया। तो ये संगठन को इंसान, कानून की तरफ से परमिशन मिलता है, और कानून के द्वारा जो भी पर्सन के रूप में डेवलप होगा वो भी एक मनुष्य कहलाएगा, और वो खुद के एंटिटी बनाएगा, खुद के नाम से जाना जाएगा। जैसे आपका नाम राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, अनीता, पुनीता, कोई भी हो सकता है। तो उसका अपना पहचान है ना। जब बड़े होके स्टार बनेंगे, अपने नाम से जाने जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़े संगठन बन जाता है, तो अपने नाम से फेमस होता है। इससे बहुत सारे संगठन हैं, यूनिवर्सिटी है, ICAI है, कॉलेज का नाम ले लो, स्कूल का नाम ले लो। और स्कूल कॉलेज जिस ट्रस्ट के तहत चलता होगा ना वो NPO होता है। स्कूल कॉलेज अगर ट्रस्ट में है तो ट्रस्ट NPO कहलाएगा, और उसके तहत वो स्कूल चलता है। तो एंटिटी, पर्पस क्या बताओ? पर्पस आपको पता है? पर्पस अभी तो हम लोग पढ़े ना, सही से पढ़ो। जो हम ऊपर पढ़ते ना उसी से नीचे की पढ़ाई जुड़ी होती है। सर इसका पर्पस क्या है? आप बताओ ना, क्या है पर्पस? आप बताओ, बोलो, कॉपी में देखो ना, मिल जाएगा। देखो क्या है पर्पस, लिखा हुआ है। पर्पस क्या है? क्या है इसका पर्पस? क्या क्या है?
कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस के लिए काम करना इसका विशेषता है, पर्पस है। इसका क्या है? इसका प्रॉफिट इज नॉट टू बी ऑब्जेक्टिव। ये देखो क्या हो रहा है सर, आप जो ऊपर परिभाषा से बोले ना उसी में के बात सब आ रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप एक चीज अच्छे से सीख जाते हैं ना तो बार बार वही चीज से आंसर तैयार हो सकता है, बस अच्छे से समझ के पढ़ने की जरूरत होती है। इन बहुत बार हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट रट्टा मार लेते हैं। अब इसे रट्टा मार लिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एकदम बढ़िया से याद था उनको, बहुत अच्छे से याद था। एग्जाम में गए, एग्जाम बहुत खुश था, तैयारी अच्छी सब चीजें, एग्जाम में क्वेश्चन उसको पूरा विश्वास था कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन नहीं आया और एग्जाम में आ गया। राइट डाउन फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बच्चा कपार टूटने लगा। ओ माय गॉड, नसीब साथ नहीं देता है मेरा, जो हम पढ़ते हो तो टकराता ही नहीं है एग्जाम में। ऐसे कौन पढ़ते, ऐसा थोड़ा ही तो। अरे ब्रेन डेवलप करो ना, दिमाग जिस दिन चल गया ना तो आंसर खुद से निकालना शुरू हो जाता है। इसीलिए समझते समय अच्छे से समझिए ताकि उससे कंसर्निंग दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हम कर सके। आपको एक चीज मेरे बारे में पता है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था तो मुझे भी जैसा संगति होते हैं ना उस हिसाब से होता है ना, सब दोस्त जो होते हैं ना वो याद करते थे तो मैं भी याद करने लगा। और मैं अपने 10th स्टैंडर्ड की बात बताता हूँ, मैंने 100 क्वेश्चन रट्टा मार गया, पूरा याद ही कर गया पूरा, और बहुत खुश था कि 100 कंपटीशन में दोस्तों से पीछे नहीं रहा, रट गया पूरा। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया ना तो मात्र 9 नंबर का क्वेश्चन टकराया था, मात्र 9, 3 नंबर का 3 क्वेश्चन। अब सोचो क्या होता। लेकिन पता है शायद उस समय भी हमको ये समझ आ गई थी इंटरनली कि इतने पढ़ने के बाद विचार इतने दिमाग में बन चुके थे ना कि बाकी क्वेश्चन को इतने प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया, इतने प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया ना कि मैं स्कूल टॉपर बना था। 1000 बच्चे के बीच में फर्स्ट पोजीशन आ गया मेरा। उस दिन से मैंने विश्वास कर लिया, अपने आप को समझा लिया कि नहीं, पढ़ने में समझना ज्यादा जरूरी है, और अगर हम बेहतर तरीके से समझते हैं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर को हम लिख सकते हैं। इसलिए समझ को पढ़ो आप, और एक चीज पढ़ते हो परिभाषा ना तो उसको इतने अच्छे समझो कि बाकी क्वेश्चन से भी उसके पॉइंट जुड़ते रहते हैं और उसको हम आंसर करने में वो मुझे सपोर्ट करे। कभी कभी तो अकाउंट का जो कुछ एरिया है ना वो बीएसटी को सपोर्ट करता है, ईपीएस को सपोर्ट कर देता है, बहुत सब्जेक्ट एक दूसरे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं शेयर की बात करता हूँ, आप 11th में पढ़े होंगे, शेयर बीएसटी में पढ़ना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ढंग से पढ़िए, समझिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्यों नहीं आएगा समझ में? इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, आप ही बताओ। जिसको नहीं पढ़ने का मन होगा उसको कौन पढ़ा सकता है? समझ रहे हैं? किसी को कोई नहीं बदल, जब तक खुद को नहीं चेंज कर सकते ना हमको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है ना? और मैं फिर से डायलॉग याद दिला देता हूँ आपको, अरे सब दिन याद करना है 2 बार। जिंदगी में कर लो कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। कर दो कुछ ऐसा अपने जिंदगी में कि मम्मी पापा और पूरा समाज आपको एग्जाम्पल के रूप में लोगों को बताए कि देखो ये कर रहा है, इतना अच्छा कर गया, सब आपका नाम ले, आपको फॉलो करे वहां के जनरेशन बच्चे कि मुझे वैसा बनना है, और आप कर सकते हैं। आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, बस सोच बदलने की देरी होती है। आपको मैं एक चीज और बता दूं एक चीज और, इसमें जो ना आपका सर्कल और फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। सर वो कैसे? एक कहावत में सुना दो छोटा सा, मेरे जो कहावत है ना इसके अर्थ बहुत अच्छे हैं, आप समझेंगे तो मजा, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते ना बच्चे। कहा जाता है सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। इसलिए जैसा संगति आप रखेंगे ना उसी तरह का ज्ञान आएगा, आप वैसा ही बनिएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट के बीच में रहेंगे, अच्छे लोगों के विचार में रहेंगे तब बहुत अच्छे बन जाएंगे। और अगर आपकी सर्कल खराब निकली ना तो फिर आप टैलेंटेड रह के भी बर्बाद हो सकते हैं।
इसीलिए अपने आप को समझाइए और अच्छे ग्रुप बनाइए, अच्छे सर्कल बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए और सब मिलकर कंपटीशन कीजिए, पढ़ाई में कंपटीशन कीजिए, दोस्ती तो जान देने वाला रखिए। यहां पर देखिए, तो ऑब्जेक्टिव तो आपका प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीओ, इसको भी हम लोग पढ़े। दिस इज फीचर्स। मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट इसमें होता है क्या, आप ही बताओ। बिना मैनेजमेंट का कैसे चलेगा कोई संगठन, चलेगा क्या? नहीं, इसके जो मैनेजमेंट होते हैं ना, इसके जो एनपीओ में एक ट्रस्टी होते हैं, समझे ना, वो पूरा मैनेज करता है संगठन को और रजिस्टर्ड भी करवाते हैं, और एज ए ट्रस्टी के रूप में रिस्क लेता है कि मैं इसमें प्रॉफिट और नहीं होने दूंगा और हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करूंगा, और उसमें बहुत सारे मेंबर को जोड़ने का काम करते हैं। कोई मनुष्य न करेगा काम, अपने से कोई कैसे आ जाएगा इस धरती पे? कोई इंसान ही तो होगा, हम में से आप में से कोई, जो इस तरह का संगठन चलाने का कोशिश करेगा, समाज के हित के लिए काम करने का कोशिश करेगा। इसका जो मैनेजमेंट होता है ना, इसका जो हेड बॉस है ना, वो ट्रस्टी होते हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। और भी लोग हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, सब मिलकर काम कर सकते हैं और इनके मैनेजमेंट, उन्हीं के डिसीजन से अकाउंट प्रॉपरली खाता है, इसके ऑडिट होता है, यानी इन्वेस्टिगेट, जांच होता है कि सब पैसा सही जगह यूज हुआ ना, हर चीज ठीक से हो रहा है ना, ये सब काम इस बिजनेस में होता है। यानी प्रॉफिट न कमाने के बाद भी इसका अकाउंटिंग बहुत बेहतर से लिखना होता है और इसकी जांच होती है अच्छे से कि पैसा का मिसयूज तो नहीं ना हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं ना कर रहा है, हर चीज में होता है। तो मैनेजमेंट का बॉस इसमें ट्रस्टी होता है, आप मैनेजिंग ट्रस्टी बोल सकते हैं। ये सब हम लोग मैनेजमेंट, ये इसका विशेषता है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट का एनपीओ की कल्पना नहीं हो सकती। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस यही तो मुझे पहुंचना था, क्योंकि इसके साथ ही अगर सिंपल सा शब्द में कहा जाए ना, तो जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप समझ गए ना, एनपीओ खत्म।